डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर के पोलराइजेशन के बारे में ही। आज हम ब्रूस्टर लॉ और मेलस लॉ की बात करने वाले हैं। ब्रूस्टर लॉ और मेलस लॉ की बात करूँ उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपके सामने जो है पोलराइजेशन या ध्रुवण क्या होता है। ध्रुवण का मतलब है ऐसा प्रकाश जिसकी सभी दिशाओं में कंपन है, वो अध्रुवित प्रकाश है, और जिसका एक दिशा में पर्टिकुलर में कंपन है वो समतल ध्रुवित प्रकाश है। बदलने वाली वस्तु ध्रुवक है, और जो ये हो रहा है अध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसी का नाम ध्रुवण है। अब अपन बात करते हैं कि ब्रूस्टर लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो ब्रूस्टर लॉ जब मैं बोलता हूं तो ब्रूस्टर की ओरिजिनल स्पेलिंग BREWSTER है। ब्रूस्टर इस तरीके से कई बार हिंदी राइटर्स की किताबों में ये नीचे का र हटा दिया गया, तो इसको ब्रूस्टर लॉ भी बोला गया। और अब तो कमाल की बात है कि अभी भी कुछ ऐसी किताबें आती है जिनके अंदर ये बूस्टर ही स्पेलिंग अंग्रेजी में भी लिखी हुई मिल जाती है। जो ओरिजिनल ब्रूस्टर्स लॉ है उसकी स्पेलिंग जो है तो ये वाली, ठीक है। वो अगर दूसरी स्पेलिंग भी अगर किताब में लिखी हुई है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो इसी के बारे में। इसका एक और नाम भी है जिसको अपन कहते हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। क्या कहता है ब्रूस्टर्स लॉ? ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि अगर कोई माध्यम है इस तरीके से जो आपके सामने है, उसमें वायु से जो है प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अगर वो एक पर्टिकुलर कोण थीटा पी पर आपतित होगी, मतलब एक विशेष एंगल पर इंसिडेंट अगर होती है, और आज जो रही है लाइट वो कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए कुछ ऐसे तरीके से ये लाइट आई, इसका जो एंगल आई है वो थीटा पी एक स्पेसिफिक एंगल के बराबर है, और ये जो लाइट आई है वो अध्रुवित है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है। अब अनपोलराइज्ड लाइट है तो ये कहता है कि अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट कहीं और एंगल पर आती तो नहीं होता। अगर पोलराइज्ड एंगल पर ही आएगी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी का नाम है ध्रुवण कोण, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अगर ऐसा है तो इसका कुछ पार्ट, मान लो जैसे 100 किरणें आ रही है तो 100 में से कुछ किरणें मतलब 50 परावर्तित हो जाएंगी, कुछ भाग अपवर्तित हो जाएगा। जरूरी नहीं 50-50 हो सकता है, 20-80 जो है ऊपर 80 नीचे 20, इस तरीके से किसी भी रेशियो में कुछ रेशियो तो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और कुछ अपवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए ये ए से आई थी किरण, बी पर आई थी, सी पर गई और डी पर गई, तो ए बी जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है वो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। जो बी सी दिखाई दे रही है वो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है। और फाइनली जो बी डी दिखाई दे रही है वो अपवर्तित किरण है, वो रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो लाइट आई थी ये अध्रुवित थी, अनपोलराइज्ड लाइट थी। परावर्तन द्वारा ध्रुवण इसका नाम है, इसलिए जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे जो आ रही है वो समतल ध्रुवित निकलनी है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। और जो अपवर्तित किरण है वो आंशिक ध्रुवित होगी। वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। मैं एक बार इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए इसमें दो वाइब्रेशन थे, वो वेव जो मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में उसकी तरह से समझिए। एक वेव का पोलराइजेशन तो एस है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है वैसी है वो।
नेक्स्ट दूसरी वेव जो आ रही है उसका पोलराइजेशन इसके परपेंडिकुलर है, डॉट। डॉट का मतलब वो इस दिशा में z अक्ष का निर्देश कर रही है, ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशंस कर रही है। इसमें जो भी वेव आई वो सारी सारी ऐसी ही है, हर जगह पर वेव का ऑक्सीलेशन दोनों थे। ओके, अब जब इसमें से निकली वेव तो उसमें सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये जो वेव निकली इसमें डॉट वाली रह जाएगी, मगर थोड़ा बहुत इसको भी समतल ध्रुवित बोल सकते थे अगर एक ध्रुवण उसमें रहा तो एक ध्रुवण इसमें रहता, मगर ना, इसमें थोड़ी सी एक आधी जगह उसकी मिलावट हो रही है उस वाले, तो इसलिए इसको कहते हैं थोड़ी बहुत मिलावट वाला ध्रुवण है, इसलिए इसको कहते हैं आंशिक ध्रुवित, जबकि वो है समतल ध्रुवित। खास बात जो ब्रूस्टर का नियम है वो यहां से शुरू होती है बात। ब्रूस्टर क्या कहता है, यदि किसी माध्यम पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित व अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। If unpolarized light is incident on any medium at angle of polarization, then the reflected ray is plane polarized and refracted ray is partially polarized. इतनी बात कहने के अलावा वो आगे एक महत्वपूर्ण लाइन और बोलता है, तथा परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो कोण है इनके बीच का ये 90 डिग्री होता है, ये खास आती है इस एंगल पर आने की। तो अगर ये ऐसा आया तो अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं। एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, तो ये भी थीटा पी, और अगर ये थीटा पी तो ये वाला एंगल आ जाएगा जो हमारे लिए एंगल आर अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लगाने के लिए जरूरी है, वो आ जाएगा ये थीटा पी, ये 90, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप स्नेल का नियम लगाओ, ये हमारा आर है, तो अगर आप स्नेल का नियम लगाओ तो स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू बाद वाला बट्टा पहले वाला, बाद वाला बट्टा पहले वाला, साइन थीटा पी साइन 90 माइनस थीटा पी बराबर म्यू। आपतन कोण का मान थीटा पी है, अपवर्तन कोण का मान 90 माइनस थीटा पी है। ठीक है भाई, अब नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये साइन थीटा पी बट्टा कॉस थीटा पी बन गया, और ये जो है ये टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ब्रूस्टर का नियम कहलाता है, ब्रूस्टर्स लॉ कहलाता है। ब्रूस्टर्स लॉ इज tan थीटा p इक्वल टू म्यू। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, tan थीटा p इक्वल टू म्यू। और जो मैंने स्टेटमेंट पहले आपको डिक्टेट करके लिखवाया कि आपतित किरण ध्रुवित हो तो परावर्तित ध्रुवित और जो है अपवर्तित आंशिक ध्रुवित होती है, और दोनों किरणें परस्पर लंबवत होती है, ये इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेलस लॉ की, जिसका प्रयोग मैंने आपको वो जो है चश्मे के 2 ग्लासों की सहायता से एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस जगह पे वीडियो को पॉज करके पहले उसको देख लें। देखो, मेलस के लॉ की बात करने से पहले थोड़ी सी बात जरूरी बात करते हैं कि मान लीजिए कोई अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, आपने इसके सामने एक पोलराइड रख दिया, ठीक है। इस पोलराइड में से जब ये लाइट गुजरी तो ये इधर समतल ध्रुवित प्रकाश हो गई, ठीक है भाई, हो गई। अब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश आपके सामने इधर इस साइड में मिल गया, अगर लाइट की इधर से आई थी आई किरणें, मान लीजिए एक बार की इंटेंसिटी थी I1, तो यहां जो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आउटपुट की, वो हमेशा I1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी लगभग, ठीक है। अगर एक ध्रुवक आप लगाते हो, एक पोलराइड लगाते हो, तो चूंकि ये कुछ किरणों को रोक लेगा, जैसे आप चलनी में से चाय छानते हो तो पत्ती ऊपर रह जाती है, या आटा छानते हो तो कचरा या जो भी चोकर है वो ऊपर रह जाता है, सेम बात यहाँ पर
यहाँ पर जो लाइट आएगी उसका कुछ पार्ट ये रोक लेगा, एग्जैक्टली आधा पार्ट रोक लेगा तो इतनी रह जाएगी। ये बात जो हम करते हैं ये हमारे पास में एक जो है सामान्य बात है। बट अब हम बात कर रहे हैं दो पोलराइड अगर अपन ने लगाए तो क्या, एक पोलराइड लगाने के हमारे लाइफ में बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप चश्मा लगाते हैं तो वो इसीलिए लगाते हैं, आप बाकायदा आजकल चश्मे लेने के लिए जाओगे, सन ग्लासेस के अलावा दूसरे वाले भी, हमारे जैसे वाले नजर वाले भी, तो उसमें भी पोलराइड ग्लास आने लगे। मोबाइल ज्यादा देखने वालों के लिए और के लिए लाइट की इंटेंसिटी कम हो, आंखों पर जोर कम पड़े, इसलिए पोलराइजेशन का यूज किया जाता है ताकि इंटेंसिटी जो है आती हो जाए तो आंखों पर प्रभाव लाइट का कम पड़े। सन ग्लासेस भी इसीलिए पहने जाते हैं, बाहर जो सनलाइट जाता है वो आंखों पर कम प्रभाव करे, इसीलिए रात को जब लाइट पहले से कम होती है तो सन ग्लासेस नहीं पहनने चलते। ठीक है, जो भी कारों के कांच वांच वगैरह होते हैं, जो अपने कार के जो है खिड़कियों के और के, उनको भी पोलराइजेशन का बनाया जाता है, उन पर बाकायदा फिल्म भी लगाई जाती है, वो भी पोलराइजेशन की लगाई जाती है। इसीलिए लगाई जाती है ताकि अंदर गर्मी कम आए, अंदर इंटेंसिटी लाइट की कम से कम है। ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल बात। अब अपन बात करते हैं दो पोलराइज अगर लगाए जाए तो क्या होगा। इसके सामने अपन ने एक पोलराइजेशन और लगा दिया। देखो, दो पोलराइजेशन भी बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। सबसे बेस्ट तो केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। जब आप निकोल प्रिज्म से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हो और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, एक एल और एक आर वाला, है ना, कई बार डी और एल से भी दिखाते हैं उनको, वो जो आप लेते हो तो उनसे आप क्या करते हो, उसमें से गुजारते हो और गुजारने पर एक पोलराइजेशन उसको लेफ्ट में और एक उसको राइट में कन्वर्ट करता है, किराल केंद्र वाले। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो का जो है यूज होता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कार की कांच है उसके ऊपर फिल्म चढ़ा दी तो उसमें दो। इसी प्रकार और भी कई तरीके के इलाज हमारे पास में है जहां पर हम एक से ज्यादा पोलराइजेशन का साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। तो ये जो साइमल्टेनियसली अपन यूज कर रहे हैं, तो अगर इसका जो पोलराइजेशन है वो थोड़ा एंगल पर है, इसका तो ऊपर की तरफ था, इसका एंगल पर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो यहां से जो लाइट निकलेगी अब वो ऐसी तिरछी होकर के निकलेगी। ये तो बात अपने को समझ में आती है, जैसी जाली है वैसी ही निकलना पड़ेगा। ओके, निकल गए। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी तो यहां से आते टाइम आती होगी थी, मगर इसकी कितनी होगी? इसके लिए मेलस ने एक लॉ दिया था जिसको मेलस लॉ कहता है। और मेलस का लॉ ये कहता है आई जो है हमारा वो वाली इंटेंसिटी जो फाइनल आउटपुट है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। जब भी समानुपाती का कांस्टेंट रखेगा तो ये I0 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। ध्यान देना मेरी बात पे कि cos थीटा का मान तो -1 से +1 होता है, मगर cos स्क्वायर थीटा जब हो जाता है तो वो 0 से 1 के बीच ही होता है। तो इसका मैक्सिमम मान जो हो सकता है वो I0 ही हो सकता है, कब? जब थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री हो। ठीक है, और I मिनिमम का मान 0 हो सकता है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। ये प्रयोग अगर आपको याद है तो मैंने एक चश्मे का कांच आगे रखा था, दूसरा कांच पीछे की तरफ रखा था। जब मैंने उस कांच को घुमाया तो जैसे उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, वो बल्ब आपको दिखना बंद हो गया, वो I मिनिमम बराबर 0 हो गया, जिसका प्रभाव आपने यहाँ पर फील किया। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है। अब इनके अंदर इन दोनों पोलराइड्स, ये भी पोलराइड ये भी पोलराइड, इनका नाम क्या क्या है? ये ध्रुवक, इसको पोलराइजर बोल देते हैं यहाँ पर। और ये जो सेकंड वाला आपने लगाया है इसको कहते हैं विश्लेषक, एनालाइजर। मेलस लॉ सिर्फ इतने के लिए लगता है, इस पार्ट के लिए। तो क्या है मेलस लॉ? स्टेटमेंट पहले समझते हैं। जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक से गुजरता है, जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गुजरता है और विश्लेषक का ध्रुवण तल ध्रुवक से थीटा कोण पर होता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। When the plane polarized light pass through an analyzer having its plane of polarization at theta angle with the angle of polarization of the polarizer, then the intensity of final output light
इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में इसका एक उदाहरण है जिसको मैं प्रयोग द्वारा भी आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ हमारी जो वेव ऑप्टिक्स की काफी लंबी सीरीज हमने आपके सामने बनाई थी वो यहाँ पर खत्म होती है। अगले वीडियो से हम आपके सामने नई वीडियो लेक्चर्स की सीरीज लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आप हमारे से पढ़ना चाहते हैं।